नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर, पूर्व चेयरमैन डीआरडीओ आदरणीय डॉक्टर जी रेड्डी जी, जो आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नेंस एनआईटी रायपुर आदरणीय डॉक्टर सुरेश हवारी जी, डायरेक्टर एनआईटी रायपुर आदरणीय डॉक्टर रमन राव जी, डॉक्टर नरेंद्र डी लोंडे, रजिस्ट्रार एनआईटी रायपुर, डॉक्टर सुब्रता गुप्ता, डीन एकेडमिक अफेयर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी सम्मानित सदस्य, सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, सम्मानित अतिथिगण, प्रिय स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर के 16वें दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। मैं आभारी हूं डॉक्टर हवारे का और डायरेक्टर साहब का, जिनके कारण मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं समझता हूं कि 6 दशक से भी अधिक समय की अपनी यात्रा में एनआईटी रायपुर साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक उत्कृष्ट केंद्र बनकर ही नहीं उभरा है, बल्कि ये भारत का गौरव भी बन चुका है। मैं इस यात्रा में अर्जित की गई असाधारण उपलब्धियों के लिए एनआईटी रायपुर परिवार के प्रत्येक सदस्य की सराहना करता हूं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने वालों और विशेषकर पदक विजेताओं, मेडल्स के विजेताओं को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त करने में छात्राओं ने उम्दा प्रदर्शन किया है, उन्हें विशेष रूप से बधाई, और मेरी कामना है कि आने वाले वर्षों में साइंस और टेक्नोलॉजी में वह नए माइलस्टोन भी स्थापित करें। ये डिग्रीज एवं अवार्ड्स सभी स्टूडेंट्स के एजुकेशनल जर्नी की अभी तक की गई यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके पीछे आपकी मेहनत, आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन्हें भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि स्टूडेंट्स की सफलता ही वास्तव में टीचर्स की सफलता होती है, और उपनिषद में कहा भी गया हमारे यहाँ, सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चसम, अर्थात टीचर्स की कामना होती है कि उनका और उनके स्टूडेंट्स दोनों का यश और कीर्ति एक साथ बढ़े और एक ही साथ उनके ब्रह्म तेज और नॉलेज में वृद्धि हो सके। यह भावना और टीचर्स द्वारा दिए गए नॉलेज तथा मूल्य औपचारिक शिक्षा की समाप्ति के पश्चात आपके कैरियर की उड़ान में अवश्य ही सहायक सिद्ध होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। युवा मित्रों, अनंत संभावनाओं को लेकर आप संभावनाओं से भरी दुनिया में आज कदम रख रहे हैं। अनंत संभावनाओं से मेरा तात्पर्य है कि आपके अंदर निर्माण और परिवर्तन का जो पोटेंशियल है वह असीम है। एक छोटी कहानी मुझे याद आ रही है। पुराने जमाने में गुरुकुल से दीक्षित हुआ एक नौजवान एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा। बुजुर्ग ने पूछा कि तुम बड़े अमीर मालूम पड़ते हो, लगता है तुम्हारे पास बहुत बड़ा खजाना है। उस युवा ने कहा कि महोदय, अभी तो मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू किया है, मेरे पास खजाना तो छोड़िए, पूरा महीना काटने लायक वेतन सैलरी भी मेरे पास नहीं है। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति बहुत जोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ, हम दोनों राजा के पास चलते हैं। इस राज्य के राजा बड़े समझदार हैं, वही निर्णय करेंगे कि तुम्हारे पास खजाना है या नहीं।
वो नौजवान भी तैयार हो गया। रास्ते में बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि राजा के पास पहुंचने के पहले कुछ बातें हम लोग तय कर लेते हैं तो शायद बेहतर हो। राजा को अगर कुछ पसंद आया तो राजा का एक स्वभाव है, वो उसे खरीद लेता है। मान लो राजा को तुम्हारी आंखें पसंद आ गई तो तुम कितने में बेचोगे उसे? मान लो यदि राजा को तुम्हारा दिमाग पसंद आ गया तो उसका क्या मूल्य लोगे? ये दोनों बातें पहले सोच लो ताकि बाद में कोई विवाद न हो। वह नौजवान बड़ा हैरान था। उसने कहा, आंखें और मस्तिष्क, इसकी कीमत? क्या आप पागल हो गए? ये आप कह क्या रहे हैं? ये तो बेशकीमती है। मैं तो उन्हें किसी भी मूल्य पर नहीं बेच सकता। बुजुर्ग व्यक्ति फिर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि पागल मैं नहीं हूं, बल्कि पागल तुम हो गए हो। जब तुम्हारे पास इतनी बहुमूल्य चीजें हैं तब तुम अपने को निर्धन क्यों समझते हो? यही असली खजाना है तुम्हारा। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है वो अकूत संपदा है, और उसमें ही जो संपदा नहीं देखता, भला वह खजाने को दूसरी जगह कहां पा सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अस्तित्व ने नॉलेज के रूप में आपको धन, वैभव, शक्ति, सामर्थ्य यानी सर्वस्व दे दिया है, और अब आपको अपने जीवन में इनका उपयोग करना है, अच्छे ढंग से उपयोग करना है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि जो खजाना उपयोग में नहीं आता वह भरा हुआ खजाना भी खाली है, और जो उपयोग में आता है वह खाली है तो भी भर जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि विद्यवे सर्वम, नॉलेज ही सब कुछ है, और भूत्य जागरण, उस नॉलेज का एहसास, यही ऐश्वर्य पद है। एक अन्य बात समझनी भी बड़ी आवश्यक है। आज अनंत संभावनाओं, सपनों और ऊर्जा से भरे हुए स्टूडेंट्स जब उत्साह के साथ प्रोफेशनल दुनिया में कदम रख रहे हैं, तब दुनिया वह नहीं है जो कल थी। आज एवरेज सामान्य तौर पर दुनिया में प्रतिदिन 9500 के आसपास रिसर्च पेपर तथा स्टडीज पब्लिश हो रही है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रही है। 4 दशक पहले जब मैं IIT BHU का विद्यार्थी था, तब उस वक्त का अनुमान था कि प्रतिदिन पूरी दुनिया में लगभग 211 रिसर्च पेपर और स्टडीज पब्लिश होते थे। आप सोचिए 4 दशक में कितना व्यापक और बड़ा परिवर्तन आया है। आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बायोटेक और इंजीनियरिंग को मिलाकर दुनिया भर में लगभग 9900 पेटेंट एप्लीकेशन पर डे फाइल हो रही हैं। रिसर्चर्स का अनुमान है कि 80 के दशक में प्रतिदिन लगभग 500-600 एप्लीकेशन फाइल होती थी। आज परिवर्तन की तेज गति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रतिदिन लगभग 700 नए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, और OECD NSF की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन पेटेंटेड और अनपेटेंटेड इनोवेशंस की संख्या 16,000 से भी ज्यादा हो गई है। इनमें से 300 से 500 इनोवेशन को हर वर्ष हम कॉमर्शियलाइज होते हुए देख रहे हैं। आप सबने सुना होगा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और साइमंस फाउंडेशन ने मिल करके एक्जिम नाम से एक ऑनलाइन ओपन एक्सेस रिसर्च पेपर का प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है। उस प्लेटफॉर्म पर साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े 1800 आर्टिकल्स प्रतिदिन पब्लिश हो रहे हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में दुनिया में बहुत तेजी से बदल हो रही है, और ये कहना आज ज्यादा उचित होगा कि परिवर्तन की गति एक्सपोनेंशियल है, और यह इंडस्ट्री, सोशल लाइफ, इकोनॉमी को नया रूप भी प्रदान कर रही है। भारत भी आज रिसर्च के क्षेत्र में एक नई क्रांति का अनुभव कर रहा है, जैसा डॉक्टर रेड्डी अभी मेरे पहले बता रहे थे। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख करोड़ रुपए का
रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम उसके साथ शुरू की गई। आपको जानकर जरूर ये हैरानी होगी कि 2010-11 में मात्र 60,000 करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम खर्च कर पा रहे थे, और आज लगभग 1,30,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष रिसर्च और डेवलपमेंट पर भारत खर्च कर रहा है। यह दुगने से भी ज्यादा की ग्रोथ है। हाँ, ये आवश्यकता जरूर आज महसूस की जा रही है। मुझे लगता है कि मैं निवेदन भी करूंगा कि रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर भी करे, ये बड़ा आवश्यक है। परिवर्तन की गति के संबंध में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। 2020-21 में भारत में फाइल किए गए पेटेंट की संख्या 24,326 थी, जो पिछले 4 वर्षों में 3 गुना से ज्यादा बढ़कर के 68,176 हो गई है। यह डोमेस्टिक इनोवेशन में निरंतर हो रही वृद्धि की तरफ संकेत करता है। तो मैं समझता हूं कि भारत दुनिया की अगली इनोवेशन वेव्स को शक्ति प्रदान करने वाला देश बन रहा है। नौजवान मित्रों, परिवर्तन के संबंध में मुझे ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लाइटिस की कही एक बात बहुत ज्यादा पसंद है, और वो कहते हैं कि नो मैन एवर स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस, फॉर इट्स नॉट द सेम रिवर एंड ही इज नॉट द सेम मैन। जब तक आप दूसरी बार नदी में पांव रखते हैं, तब तक नदी का पिछला प्रवाह गुजर चुका होता है। आज से 50 वर्ष पूर्व 1975 में दुनिया की 3 सबसे पावरफुल कंपनी एक्सॉन मोबिल, जनरल मोटर्स और फोर्ड हुआ करती थी। आज से 25 साल पहले सन 2000 में जनरल मोटर्स पहले नंबर पर थी, वॉलमार्ट दूसरे नंबर पर आ गई और एक्सॉन मोबिल ये तीसरे स्थान पर थी। आज जब हम 2025 में यहां खड़े हैं, तो ये तीनों कंपनीज दुनिया की टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गई। आज विश्व की 3 सबसे पावरफुल कंपनीज एप्पल, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट बन गए। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट का मानना है कि अब 25 साल में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि पावरफुल कंपनीज की लिस्ट हर दूसरे वर्ष ही बदलने वाली है। टाइम मैगजीन ने कुछ समय पहले 100 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट जारी की, जिसमें एक भी ट्रेडिशनल कंपनी का नाम नहीं था। इसके बारे में टाइम मैगजीन ने जो लॉजिक दिया कि आने वाले 2-3 वर्षों में इन्फ्लुएंशियल कंपनीज उसे ही माना जाएगा जिसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होगा, जो इनोवेशन पर आधारित होगा और जो बदलते दुनिया के अनुरूप सोसाइटी और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का काम करेगा। अमेरिकन प्रोफेसर वर्नर विंजी ने 1993 में एक भविष्यवाणी की थी कि ह्यूमन रेस 30 वर्ष के भीतर सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस निर्मित करने में सफल हो जाएगा। वो भविष्यवाणी हम सबके आंखों के सामने देखते हुए सच साबित हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन के हर क्षेत्र को आज प्रभावित कर रहा है, और आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स, इनोवेटर्स, साइंटिस्ट इकोनॉमी के की ड्राइवर्स बनने वाले हैं, और आपके लिए अवसर के अनंत द्वार उपलब्ध होंगे। अभी प्रोफेसर रेड्डी बता रहे थे 2047 में जब विकसित भारत का संकल्प हम पूरा कर पाएंगे, तब आप जैसे नौजवान साथी अपने कैरियर के पीक पर होंगे। उस समय भारत का डीप टेक स्टार्टअप्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मैं मानता हूं कि दुनिया की सबसे विशाल इंडस्ट्री में से एक होगी। मेरा मानना है कि 2027 तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डेटा के तीव्र प्रसार और इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सिस्टम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर 6 महीने में बदलाव होगा, और 20वीं शताब्दी में जहां परिवर्तन के व्यापक असर के लिए 10 साल का समय लगता था, वो घट करके 3-4 महीने हो जाएगा। मैं कह सकता हूं यह परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन
इंक्रीमेंटल नहीं है, बल्कि ये सिस्टमेटिक भी है और प्रोफेशनल दुनिया में कदम रख रहे आप सभी युवाओं के लिए अभूतपूर्व आशा और अवसर भी प्रदान कर रहा है। आपका प्रोफेशनल फ्यूचर चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी या फिर ट्रेडिशनली सिविल इंजीनियरिंग, एनर्जी, एनवायरनमेंट, माइनिंग, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, फाइनेंशियल, मैथ हो, सभी में भारत की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था युवा प्रोफेशनल्स के लिए अपार संभावनाएं प्रदान कर रही है। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारत इनोवेशन सेक्टर में एक महाशक्ति और वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में सबसे सक्रिय और सबसे पावरफुल देशों में से एक देश बन गया है। आज हमारे पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में कुल यूनिकॉर्न की संख्या 111 हो गई, यानी विश्व के हर 10वें यूनिकॉर्न में से एक यूनिकॉर्न आज भारत का है और जिसका टोटल वैल्यूएशन $350 बिलियन के करीब है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। जॉब्स के अलावा आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप के भी बड़े अवसर उपलब्ध हैं। आप लोगों ने स्वयं देखा होगा कि युवा एंटरप्रेन्योर्स की भागीदारी से मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास का दायरा भी हमारे देश में बढ़ा है और वर्तमान में कुल जनसंख्या का करीब 31% ये मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास कैटेगरी के अंतर्गत आता है। आज विश्व में टैलेंट्स या यूं कहें कि स्किल्ड मैन पावर का सबसे बड़ा सप्लायर भारतवर्ष है और अगले 10 वर्षों में टोटल वर्कफोर्स में भारत का हिस्सा 25% बढ़ जाएगा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2030 तक भारत की वर्किंग एज वाली जनसंख्या 1 अरब से अधिक हो जाएगी। भारत में मोबाइल फोन यूजर्स का सबसे बड़ा बेस है। भारत में इंटरनेट से जुड़ी कुल आबादी 627 मिलियन है, जो अमेरिका की आबादी से लगभग दुगनी है। डिजिटल भुगतान में भारत दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया भर में सभी डिजिटल लेन देन का 46% ट्रांजैक्शन आज हमारे देश में हो रहा है। आज भारत का 95% से अधिक हिस्सा 5G कवरेज से संतृप्त है। आज विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाह रही हैं। 1500 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर आज भारत में स्थापित की है। उसमें से 90% मल्टी फंक्शनल यूनिट की तरह काम भी कर रही हैं। पूरे विश्व के टेक्नोलॉजी ऑपरेशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में योगदान भी कर रही हैं। यहाँ इस तथ्य की ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ओवरऑल सेक्टर्स की तुलना में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स का ग्रोथ 1.3 गुना ज्यादा है या अधिक तेज है। एक स्टडी के मुताबिक 2030 तक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की संख्या हमारे यहाँ 2500 से ज्यादा होने वाली है, जिसमें 45 लाख नए प्रोफेशनल्स को अवसर मिल सकते हैं और इसका जीडीपी में योगदान लगभग $600 बिलियन होगा। पिछले 11 वर्षों में अर्थव्यवस्था हमारी 11वें स्थान से ऊपर उठकर चौथे स्थान पर आई। टैरिफ ट्रेड की चुनौतियों के बावजूद 7.8% जीडीपी ग्रोथ के साथ भारत पूरे विश्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमी में भी हम आगे नंबर 1 बने, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 7.7%, कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ 7.6%, यानी दोनों सेक्टर ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। 2027 तक भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था होगा और 2030 में अमेरिका, चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले। ये आंकड़े इस तथ्य की तरफ इशारा करते हैं कि तमाम वैश्विक चुनौतियों, कॉन्फ्लिक्ट के दुष्प्रभावों के बावजूद भारतवर्ष दुनिया का सबसे ब्राइट स्पॉट है और आप लोग ऐसे समय में एनआईटी रायपुर से निकलकर प्रोफेशनल दुनिया में नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जब हर एक सेक्टर नए टैलेंट्स की तलाश कर रहा है। इसलिए मैं मानता हूं
कि अपने टैलेंट एनआईटी रायपुर में अर्जित किए गए अपने नॉलेज और डिग्री के साथ विकसित हो रहे सभी 1381 स्टूडेंट्स पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकने में समर्थ हैं और विकसित भारत की यात्रा में आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं। मित्रों, मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप भारतवर्ष के इतिहास में एक असाधारण अमृत पीढ़ी का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये सच है कि तीव्र गति से हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अमृत पीढ़ी असाधारण चुनौतियों का भी सामना कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि अमृत पीढ़ी के पास असाधारण अवसर भी हैं और आपके पास एनआईटी रायपुर द्वारा प्रदत्त असाधारण स्किल्स और टैलेंट भी है। आज दीक्षांत समारोह में प्रोफेशनल दुनिया में ट्रांजिशन के इस अवसर पर मैं 5 बातें आप सबसे कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, जो भविष्य में मैं समझता हूं कि आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। पहली बात, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपनाने की जरूरत है। कैंपस से निकलने का मतलब ये नहीं है कि सीखने की यात्रा आपकी समाप्त हो गई। मैं चाहूंगा कि आज विकसित हो रहे सभी 1381 स्टूडेंट्स जीवन भर जिज्ञासु बने रहें और तेजी से विकसित हो रही टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अपने स्किल्स को निरंतर अपडेट भी करते रहें। दूसरी बात, वास्तविक समस्याओं का समाधान करना ये बड़ा आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स नौकरी ही करें, जॉब ही करें। आप इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ऐसे समाधान निर्मित करने पर आप ध्यान केंद्रित करिए जो समाज और राष्ट्र की सार्थक चुनौतियों का समाधान करके आम लोगों के जीवन में सुधार और बदलाव ला सके और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य की गतिशीलता में भी अपना योगदान दे सके। तीसरी बात, जैसा आप प्रोफेसर रेड्डी बता रहे थे, बड़ा सोचिए और इनोवेटिव सोचिए। थिंक बिग, थिंक इनोवेटिवली। और मैं चाहूंगा कि आप लीक से हटकर सोचने का साहस करिए। असफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं, उनसे सीखकर आगे के लिए सफलता के रचनात्मक दृष्टिकोण के खोज में जुटने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कई बार नौजवान या इंसान खतरे से घबराता है, रिस्क लेने से घबराता है। ये मानव स्वभाव है, स्वाभाविक भी, लेकिन ये सच है कि कोई भी इनोवेशन, नया इन्वेंशन तभी होता है जब हम रिस्क लेने की संस्कृति को प्रमोट करते हैं। चौथी बात, टीम वर्क की भावना, ये बड़ी आवश्यक है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता के पीछे आपको सहयोग की भावना आप में है तो मैं मानता हूं कि आपको सफलता निश्चित मिलेगी। इसलिए विविध टीमों से मिलकर एक साथ काम करना, सामूहिक समस्या के समाधान के भाव को हमेशा नर्चर करने का प्रयत्न करिए। पांचवी बात, हमेशा परिवर्तन के लिए आप तैयार रहिए। मैंने आपसे बदलाव की तीव्र गति की चर्चा की थी और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बदलती टेक्नोलॉजी, निरंतर बदल रहे इंडस्ट्री और वर्क प्लेस के लिए रेजिलिएंट बनने की जरूरत है। सभी टीचर से भी मैं कुछ अनुरोध करना चाहता हूं और इसलिए करना चाहता हूं ताकि हम वर्तमान विश्व की आवश्यकताओं और एकेडमिक क्षेत्र के मौजूद गैप्स को एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप अपने इंस्टीट्यूशन को और मजबूत बना सके। पहली बात जो मुझे समझ में आती है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ नॉलेज या इंफॉर्मेशन दिया जाए ये आवश्यक नहीं है, बल्कि क्यूरियोसिटी के लिए हम स्टूडेंट को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, इस पर हमें सोचने की जरूरत है। और इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, योर जॉब इज नॉट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बट टू नर्चर इंक्विजिटिव माइंड्स। दूसरा अनुरोध मैं करना चाहूंगा कि क्लास में सिर्फ सिलेबस समाप्त करने से काम नहीं होना है। टीम वर्क, इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स विविध दृष्टिकोणों का लाभ उठाकर
वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का प्रभावशाली समाधान विकसित कर सके। जम्मू कश्मीर में डिजाइन योर ओन डिग्री का एक कार्यक्रम हमारे यहाँ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने शुरू किया है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने पैसा अपनी इच्छा के मुताबिक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके और उसे डिग्री लेने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आज ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के बाहर भी कई हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपना रहे हैं। मैं मानता हूं कि तीव्र बदलाव के बीच ये कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रमों में गिना जा रहा है। तीसरा अनुरोध मैं करूंगा कि सिर्फ मार्क्स नंबर्स नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के इनोवेटिवनेस को अवार्ड हम कैसे दे सकते हैं, क्या ऐसा सिस्टम हम बना सकते हैं और सफलता को सीखने की प्रक्रिया एक हिस्से के रूप में कैसे हम सामान्य बना सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट के मन में यह भाव पैदा न हो कि वो असफल हो गया था या उसे मार्क्स कम मिले थे। चौथी बात, निवेदन के तौर पर मैं कहूंगा कि अपनी क्लास में इनोवेशन और एथिक्स को इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है, ताकि स्टूडेंट्स हर एक इनोवेशन, हर एक रिसर्च में अपने सामाजिक दायित्व और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को भी बराबर याद रखें। और पांचवा और आखिरी अनुरोध होगा, टीचर नहीं बल्कि मेंटर बनने की जरूरत है। केवल टीचर नहीं बल्कि गाइड बनने की जरूरत है, और तब हम स्टूडेंट्स का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है कि हमारा मेंटर मेरी योग्यता में, मुझ में विश्वास रखता है। आपका विश्वास, आपकी मेंटरिंग स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग को और नर्चर करेगा और विकसित भारत के निर्माण के लिए उन्हें और ताकतवर बनाएगा, इंपावर करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उनके सभी अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। एनआईटी के डायरेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम और एनआईटी परिवार के लिए भी एक प्रार्थना करता हूं कि आप और भी अधिक उत्कृष्टता की ओर निरंतर अग्रसर हों। ये प्रार्थना करते हुए आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।